जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों, आज हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक इशू हम डिस्कस करेंगे अ फुलर राइट। तो यहां पे दोस्तों ये जो टॉपिक है सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की यहां पे बात करेंगे। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो भी एक चाइनीज स्पाई शिप के बारे हम काफ़ी भी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है इंडिया के नेबरहुड से पर्टिनेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से पर्टिनेंट है। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने लिखा है, जो कि रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। और लास्ट में दोस्तों आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से, जहां पे पोलराइज्ड इकोनॉमी की बात करी गई है। अब जहां पे हम स्टार्टअप कल्चर देख रहे हैं, जहां पे स्टार्टअप्स बहुत ब्लॉसम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक चिंता का विषय आता है, खास करके जब हम 75th इंडिपेंडेंस डे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, वो चिंता का विषय आता है हमारे एमएसएमई सेक्टर का, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिलेगा। नाउ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, नाउ वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप। तो ये मैं हर बार वीडियो शुरू होने से पहले बताते रहता हूँ, अज्यूमिंग कि कोई नए बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप, व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड दिस लिंक। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट करा जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। कौन से आंसर्स? जो कि क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का एक्सेस नहीं मिलता, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट use your telegram app, send a message on this number 6280133177 and somebody from our administration team will definitely add you. Now as far as the best answer is concerned, तो बेस्ट आंसर once again वैशाली का, वैशाली पसी जी का। वेरी वेल डन वैशाली। अभी 2 दिन पहले भी आपका बेस्ट आंसर में आया था। तो जो क्वेश्चन था हमारा बांग्लादेश वाला, क्या सबक पाकिस्तान सीख सकता है, कैसा ये एक सक्सेसफुल ट्रैजेक्टरी जो रिलेशन इंडिया बांग्लादेश की है, कैसे उससे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो क्या सीख सकती हैं। तो अच्छा उन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने वेल प्रेजेंटेड आंसर लिखा है। इंट्रोडक्शन में ये जस्टिफाई करते हैं बात को कि हाँ, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिसेंटली जो हम एक डायनामिज्म देख रहे हैं, कैसे इंडिया बांग्लादेश ने जो अपने डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हैं, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट इशूज़ हैं, चाहे वो मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उस पर एक इंटरेस्ट दिखाया है और कन्वर्जेंस दिखाई कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और उसके अलावा लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हैं, है ना, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें पोटेंशियल है और कन्वर्जेंस दिखाने का, जिसको हम डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है, राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, डिफेंस कोऑपरेशन नीड्स हैं, इलीगल माइग्रेशन है, और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और साथ में वेस्ट बंगाल की सरकार की भी। तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है। लेसन्स क्या है साउथ एशियन रीजन के लिए, पाकिस्तान क्या सबक सीख सकता है, बिकॉज डेफिनेटली बांग्लादेश आज के टाइम पे पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी है, ठीक है। और अंत में दोस्तों यहाँ पे बड़ा अच्छा वे फॉरवर्ड भी लिखा हुआ है, जहाँ पे बात करेगी कि कोऑपरेशन दिखाने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को विद बांग्लादेश, अगर हमने और ये संबंध गहरे करने हैं। और रीजनल ग्रोथ की यहाँ पे बात आ जाती है, साउथ एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात आ जाती है, बिकॉज बहुत लंबे अरसे से सार्क, अगर हम ब्लॉक की बात करें 1985 में सार्क की स्थापना करी गई थी, लेकिन आज सार्क जो कि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा रखता था, लेकिन आज सार्क की कोई रेलेवेंस नहीं लगती है, बिकॉज प्राइमरली ऑफ दी इशूज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके कारण ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है दैट इज बिन हाईजैक्ड। लेकिन अगेन नेवरदलेस, अगर इंडिया बांग्लादेश अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं, और हमारे संबंध वैसे श्रीलंका के साथ भी अच्छे हैं, नेपाल के साथ भी अच्छे, तो डेफिनेटली साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी, साउथ एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में बाकी साउथ एशियन नेशंस भी कुछ सीखें इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते से। तो वेरी वेल डन वैशाली वंस अगेन। नाउ सो हम अपने आर्टिकल शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल अ फुलर राइट, अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया, किस बात की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली जुलाई 21 को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के एक 3 जज बेंच ने एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास करा था, जहां पे इस बात को क्लैरिफाई किया गया था कि जो राइट टू मेडिकल अबॉर्शन है, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, वो अवेलेबल हो सकता है चाहे औरत मैरिड है चाहे वो मैरिड नहीं है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर ग्रांट किया था, ठीक है, ये बेसिकली पिटिशन किसी औरत ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट के केस को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर ने ग्रांट किया था परमिशन टू अंडरगो एन अबॉर्शन व्हिच वाज पास्ड इन अ केस ऑफ पिटिशनर, जो कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रह रहे थे, लेकिन अब उनके पार्टनर ने उनको डिजर्ट कर दिया, अब उनके जो पार्टनर है उनके साथ नहीं रह रहे हैं। अब ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ये जो पिटिशनर थे वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, और दिल्ली हाई कोर्ट में तो जुलाई 15 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर के राइट टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी को डिनाई कर दिया था, ठीक है। बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने यह कहा था कि जो प्रेगनेंसी है, नाउ दिस हैज अरोज आफ्टर अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन द गर्ल एंड द गाय,
ठीक है। तो इसके चलते जहां पे कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, अगर शारीरिक संबंध एक आदमी और एक औरत के बीच में भले उनकी शादी नहीं हुई है, कंसेंसस के बेस पे बने हैं, तो इस केस में यहां पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो सिचुएशन है नहीं बनती है। अब ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की नहीं हो सकती है। रूल 3B जो है ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें 2003 में कुछ ऐसी गाइडलाइंस है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे कुछ कैटेगरीज ऑफ वुमेन है जो एलिजिबल है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अप टू 24 वीक्स। तो वंस अगेन, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेके पहले भी हमने काफी चर्चा करी है एडिटोरियल्स में, तो बट नेवरदलेस थोड़ा यहाँ पे रेपिटेशन हो जाएगा। ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जहां पे बात आती है, तो जो औरतें हैं जो सर्वाइवर्स हैं सेक्सुअल असॉल्ट के या रेप के, या अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनके हस्बैंड पास्ट अवे, हत्या हो गई है, ठीक है, अगर वो जीवित नहीं है, या अगर उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनका डाइवोर्स चल रहा है, तो वो चाहें तो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। या अगर औरत को किसी किस्म की कोई फिजिकल या कोई मानसिक कोई ऐसे डिसेबिलिटी है, तो वो चाहें तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। या अगर फीटल मैलफॉर्मेशंस की यहाँ पे बात आती है कि यानी कि अगर इस बात की अगर क्लैरिटी है कि भाई अगर बच्चा अगर पैदा होगा तो वो शायद फिजिकली या मेंटली सफिशिएंट ना हो या हैंडीकैप हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी अगर फीटल मैलफॉर्मेशन है तो अगर औरत चाहे तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। अब हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो पिटिशनर है जिन्होंने पिटिशन फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट में, कि भाई शी हैज नॉट अंडरगॉन अ चेंज इन मैरिटल स्टेटस, कि भाई वो तो कंसेंसुअल रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो यहां पे चेंज इन मैरिटल स्टेटस नहीं हुआ, यानी कि ना तो वो विधवा बने हैं और ना ही उनका डाइवोर्स हुआ है। तो ये आधार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत एक नैरो पर्सपेक्टिव से इस मुद्दे को देखा है, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव की यहां पे रिक्वायरमेंट है कि यहां पे अगर देखना ही था तो आर्टिकल 21 के एम्बिट में दिल्ली हाई कोर्ट को देखना चाहिए था। ठीक है, अब इट इज बेस्ड, अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है दैट इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑन द 2021 अमेंडमेंट जो हुआ था जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को, जहां पे इस अमेंडमेंट के चलते इट वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू एन अनवांटेड प्रेगनेंसी बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, यानी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो वो किया जा सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या चाहे वो लिव इन पार्टनर्स के बीच में हो। ठीक है ना, अब जजमेंट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आधारित था, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट जुलाई 21 को दी, तो पहले तो 2010 का एस खुशबू केस आ जाता है जहां पे रिकॉग्नाइज करा गया था लीगैलिटी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स एंड प्री मैरिटल सेक्स को, तो इस बात को वेल रिकॉग्नाइज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज से 12 साल पहले। फिर 2009 में सुचिता श्रीवास्तव केस, इस केस के चलते रिकॉग्नाइज करा गया था एक औरत की डिग्निटी को, ठीक है, अपनी पर्सनल लिबर्टी को, आर्टिकल 21 के एम्बिट में आ जाता है कि उनका अधिकार है, उनका राइट है टू मेक हर ओन रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 2017 का केस पुत्तुस्वामी केस था, जहां पे इस बात को फिर से रीटरेट करा गया था, अगर औरत की राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी की बात करें या उनकी प्रिवेसी की बात करें, तो दैट इज वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। तो इस बात को यहां पे केस पुत्तुस्वामी केस में भी अपहोल्ड करा गया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो एक ब्रॉडर एम्बिट में आर्टिकल 21 को व्यू करना, परसीव करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करते हैं। किसी का इंटरप्रिटेशन में भी दिल्ली हाई कोर्ट में क्या ये जो डिविजनल बेंच था उनका इंटरप्रिटेशन शायद नारो लगा सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट्स में, चाहे वो कोई भी हाई कोर्ट हो, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से व्यू करा जाता है। अब आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो ये जो आर्टिकल है ये रिकॉग्नाइज करता है जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है एक औरत की, और उसकी बॉडीली इंटेग्रिटी और बॉडी ऑटोनॉमी की यहां पे बात करी जाती है। दोनों ही ये राइट्स एम्बॉडी करते हैं द नोशन की जो चॉइस है वो औरत की होनी चाहिए कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं कि वो नहीं पैदा करना चाहते हैं। हाँ, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करी है कि इस राइट के चलते अगर लेजिस्लेचर की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट ने कोई अभी ऐसा लेजिस्लेचर नहीं निकाला है जहां पे ऐसा डिस्टिंक्शन या डिवीजन निकाला जा सके बिटवीन अ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन। और जो डिवीजन अगर निकालना भी है, डिस्टिंक्शन निकालना भी है मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में, वो इस पर्पस करके निकालना है ताकि जो औरत है क्या वो अपने बच्चे को पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, वो एबिलिटी की यहां पे बात, इसको लेके कोई लेजिस्लेचर नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो दीज राइट्स इट मस्ट बी अंडरस्टूड अलाइन विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे राइट टू प्रिवेसी की बात आ जाती है, राइट टू लाइफ की बात आ जाती है। अगला आर्टिकल दोस्तों, स्टेप बैक फ्रॉम वाटर्स एज, तो ये एडमिरल अरुण प्रकाश ने आर्टिकल लिखा है। ये रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2006 के बीच में इन्होंने इंडियन नेवी को हेड करा था, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे।
अब किस बात पे, किस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है, हालांकि इस टॉपिक को लेकर डिटेल्ड मैं वीडियो फ्यू मिनट सीरीज में बनाऊंगा इस सैटरडे के लिए, बट बहरहाल थोड़ी सी बात यहां पे समझ लेते हैं। डिटेल में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है पोर्ट ऑफ हम्बनतोता की, तो वो सैटरडे को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अबाउट एन इम्पेंडिंग विजिट ऑफ अ सैटेलाइट सर्वेलेंस शिप, चाइनीज स्पाई शिप जिसका नाम है युआन वैंग, जो कि श्रीलंकन पोर्ट ऑफ हम्बनतोता में पाई गई है। अब ये जो चाइना की ये जो स्पाई शिप है, सैटेलाइट सर्वेलेंस शिप है, इसमें काफी लीथल कैपेबिलिटीज हैं, और सबसे जो घातक बात है यहाँ पे, जो सबसे लीथल बात है इसमें, वो ये है इसका जो एरियल रीच है दैट इज मोर देन 750 किलोमीटर्स। यानी कि इस बात का जो डर है, इस बात की जो चिंता है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को कि बिकॉज इसके जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, जो एरियल रीच है वो काफी वाइड है, तो जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं विद इन इंडियन बॉर्डर्स उसके ऊपर स्नूपिंग करी जा सकती है। अब दोस्तों, अगर हम्बनतोता पोर्ट से लेकर अगर मैं कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं, जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, जो कि तिरुवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में पाया जाता है, अब जो हम्बनतोता पोर्ट से लेकर कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ा डर है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को। अब सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कि भाई हम तो श्रीलंका की कितनी मदद कर रहे हैं, श्रीलंका कितने मुसीबत में है, कितनी आर्थिक कठिनाइयों से निकल रहा है, उसके बावजूद भी श्रीलंका इतना अनग्रेटफुल है कि उसने चाइनीज की ये स्पाई शिप को, सैटेलाइट सर्वेलेंस शिप को, व्हाटएवर यू माइट कॉल, उसको यहां पे अलाउ कर दिया है अपने टेरिटोरियल सीज में। तो इस बात को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है श्रीलंका की सरकार को, श्रीलंका के लोगों को। ठीक है, अब ये कंसर्न्स हमारे लिए भी हैं, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमारा हम्बनतोता पोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो चाइना की वो आदत है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे वो हम्बनतोता पोर्ट है, चाहे वो सिथवे पोर्ट है, चाहे वो आपका चिटागोंग पोर्ट है, कि इंडिया को इनसर्कल करना है ना, इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, इंडिया को इनसर्कल करना, बिकॉज इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। अगर हम पर्शियन गल्फ से लेके, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक की बात करें, लेकिन चाइनीज नेवी भी आज के टाइम पे बहुत अग्रेशन दिखा रही है, अपना डोमिनेंस दिखा रही है, और इंडियन नेवल इन्फ्लुएंस को डोमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव कोशिशें कर रहा है। और ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लाई करता है जो हम्बनतोता पोर्ट है। ठीक है, दिस इज वेरी क्लोज टू द एशियन एंड यूरोपियन इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पास करती हैं हम्बनतोता से, और जो सी रूट्स हैं जो कि हम्बनतोता से पास करती है, दिस इज यूज्ड बाय अबाउट मोर देन 36,000 शिप्स। ठीक है, तो ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक बात यहाँ पे समझने के लिए एज फार एज द हम्बनतोता पोर्ट इज कंसर्न्ड। नाउ if we talk about Yuan Wang, so this is a generic name which is given to this spy ship. ठीक है, अब ये जो लार्ज सर्वे रिसर्च वेसल्स हैं, ठीक है, अब चाइना कह रहा है कि भाई ये रिसर्च वेसल्स है, स्पाई शिप नहीं है। अब इसके ऊपर लार्ज एंटीना, डिश एंटीना लगे होते हैं, आपको मैं अभी इमेज भी दिखाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये जो लार्ज डिश एंटीना इस सो कॉल्ड सर्वेलेंस सैटेलाइट शिप में या स्पाई शिप में जो लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रैक करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरीज को, ये मॉनिटर कर सकते हैं सैटेलाइट और स्पेस व्हीकल लॉन्चेस को, और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस को भी गैदर करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो यहां पे देखिए जो डिश एंटीनास यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये सारा ट्रैकिंग का काम करते हैं। अब लीगली स्पीकिंग बात करें तो यहां पे कुछ लीगल वायलेशन हुआ है, तो लीगली स्पीकिंग यहां पे कोई लीगल वायलेशन की बात नहीं है। अगर चाइना ने अपना कोई रिसर्च वेसल भेजा भी है हम्बनतोता में, 1982 का जो अनक्लॉज है, जो यूएन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ सीज है, वो अलाउ करता है अनफेटर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन दी हाई सीज। ठीक है, तो फॉरेन वॉरशिप का, तो चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो किसी और देश की हो, उसका राइट बन जाता है इंडियन ओशन में अगर वो नेविगेट कर रहा है, अगर चाहे तो हमारा कोई अगर हमारा कोई वेसल है ना, तो चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कोई नेवल वेसल हो, तो उसका भी नेविगेशन का राइट बनता है साउथ चाइना सी में। अगर उसका बनता है तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर चाइना का कोई वॉरशिप है, ठीक है, या अगर चाइना का कोई कमर्शियल शिप है, अगर वो इंडियन ओशन में नेविगेट कर रहा है। इवन अगर हम EEZ यानी कि 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, तो ये वेल एस्टैब्लिश्ड बात है अनक्लॉज के प्रोविजंस के अंदर। और वैसे इसको लेके क्वेश्चन भी आता 2022 के प्रीलिम्स में, अगर आपको याद हो, अनक्लॉज की प्रोविजंस को लेके। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का प्रोविजन है, सो वहां पे भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज मिलेगा फॉर ऑल वेसल्स, चाहे वो वॉरशिप्स हैं, चाहे वो कमर्शियल शिप्स हैं। इवन जो 1907 का बहुत पुराना ये है हेग कन्वेंशन है, वो भी परमिट करता है एंट्री फॉर वॉरशिप्स ऑफ बिलिजरेंट्स, यानी कि जो अग्रेसर्स हैं, इनटू न्यूट्रल पोर्ट्स फॉर लिमिटेड ड्यूरेशंस। तो अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें दोस्तों, तो अगर हम बेस लाइन से लेके यहां तक की बात करें, ठीक है, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 370 किलोमीटर, तो ये इंक्लूड करता है कॉन्टिग्युअस जोन को भी, यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन यानी कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो बेस लाइन से टेरिटोरियल सी की बात करें 12 नॉटिकल माइल्स आता है। सो अगर हम टेरिटोरियल सी की बात करें तो ये रिगार्ड किया जाता है एज द सॉवरेन टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ये चीजें आर्टिकल में मेंशन नहीं थी, बट थोड़ा वैल्यू एडिशन के तौर पे है, ये चीजें आपने आई एम श्योर ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन
एक्सप्लोरेशन हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम EEZ की बात करें, यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस जोन आ जाता है। तो कोस्टल जो नेशन है, तो अगर हम बात करें, इंडिया का राइट है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हार्नेस करना है, चाहे वो फिशिंग की बात हो, माइनिंग की बात हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हो, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते किसी भी पैसेज, किसी भी शिप के पैसेज को, चाहे वो वॉरशिप है, ठीक है, चाहे वो सिविलियन शिप है, कमर्शियल बेसिस के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री बेसिस के लिए हो, और इवन टेरिटोरियल सीज की बात करें, यानी कि जो एरिया टिल 12 नॉटिकल माइल्स का भी आता है, तो इनोसेंट पैसेज अलाउड है, चाहे कोई शिप वॉरशिप है, मिलिट्री शिप है, या कोई सिविलियन या कमर्शियल शिप है। तो ये बात आपको पता रहे। Now the question arises कि श्रीलंका कुछ कर सकता है? श्रीलंका कैन डू नथिंग अबाउट इट। व्हाट कैन श्रीलंका डू? श्रीलंका की वैसी सिचुएशन आज के टाइम पे अच्छी नहीं है। श्रीलंका बहुत डिपेंडेंट है। अभी श्रीलंका की कोई भी कंट्री सहायता करेगा उतना श्रीलंका को कम लगेगा, ठीक है। और श्रीलंका के बहुत कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। राजापक्सा भाई जो थे, जो अगर हम मिंद्रा राजापक्सा की बात करें या गोताबाया राजापक्सा की बात करें, तो उनके कार्यकाल में काफ़ी श्रीलंका ऑल्सो स्टार्टेड टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स चाइना। तो देखिए, तो नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, चाहे मालदीव्स है, ये तो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता ही है डिप्लोमेटिकली, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जो सरकारें थी, मालदीव्स में भी, नेपाल में KP ओली भी, और यहाँ पे श्रीलंका में जैसे राजापक्सा भाइयों की बात करें, ना दे हैड अ प्रो चाइना टिल्ट, ठीक है। तो चाइना की जो चेकर्ड बुक डिप्लोमेसी है ना, कि भी जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, चलो राजापक्सा भाइयों की तो वो एम्बिशियस इकोनॉमिक पॉलिसी, सो कॉल्ड एम्बिशियस इकोनॉमिक पॉलिसीज और अनवाइज इकोनॉमिक डिसीजन तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा जो श्रेय है श्रीलंका के क्राइसिस का, वो श्रीलंका का जो याराना था चाइना के साथ, उसको भी जाता है, ठीक है। तो बहरहाल श्रीलंका को तो नहीं चाइना को मना कर सकता था, बिकॉज श्रीलंका अभी भी इकोनॉमिकली बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, ठीक है। हम भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते चाइना श्रीलंका की बहुत मदद कर रहे हैं, हमने भी काफी लाखों करोड़ों रुपए श्रीलंका को दिए हैं, लेकिन देयर कुड बी नो पॉसिबल रीजन फॉर श्रीलंका टू डिनाई एंट्री फॉर दिस सो कॉल्ड सैटेलाइट सर्विलेंस शिप। स्पेशली हम्बेनतोता पोर्ट की बात करें तो हम्बेनतोता पोर्ट में चाइना के पास तो 99 ईयर का लीज है, जिसको चाइना ने कहा था कि 99 ईयर नहीं, आपको 198 ईयर का लीज हमको देना पड़ेगा, ठीक है, कि इतना कर्जा आपके ऊपर कि आप वो पैसे हमको आने वाले 2 साल में नहीं चुका सकते हो। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंगल्स हमने डिस्कस करने। लीगल एंगल हमने डिस्कस कर लिया, तो लीगल एंगल में कोई ऐसी बात नहीं आती, यहाँ पे लीगल एंगल में कोई वायलेशन नहीं हुआ अनक्लॉज के प्रोविजंस का। फिर एक सिक्योरिटी एंगल यहाँ पे आ जाता है और एक डिप्लोमेटिक एंगल आ जाता है। तो सिक्योरिटी एंगल की यहाँ पे बात करें तो देखिए, अब डेफिनेटली इस तरह की रिसर्च शिप का प्रेजेंस यहाँ पे इंडियन ओशन में अगर पाया गया है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है इंडिया के लिए। तो दैट डेफिनेटली कॉल्स फॉर विजिलेंस एंड कॉशन फॉर इंडिया। लेकिन आज के जमाने में, देखिए आज के टाइम पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है टेक्नोलॉजी के मामले में, हम भी कम नहीं, हमारे पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है, और हमको ये पता लगता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि इस तरह का सैटेलाइट सर्विलेंस करना एयरक्राफ्ट्स का, स्पेस प्रोग्राम्स का, ठीक है, शिप्स के द्वारा, एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, ये बहुत कॉमन बात है। फ्रेंडली देश हो या हॉस्टाइल देश हो, दोनों ही करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस और जो बाकी एजेंसीज हैं वो वेल अवेयर हैं इसके बारे, और वो अपनी प्रिकॉशनरी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इवन यहाँ पे इस बात की भी एक आश्वासन दिया गया है कि ठीक है, वन कैन ऑल्सो बी श्योर कि चाहे जो भी मूवमेंट्स इस स्पाई शिप की जहां पे भी इंडियन ओशन में हो रही है, हम्बेनतोता पोर्ट में हो रही है, दैट इज ऑल्सो बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द इंडियन नेवी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। हमारे जो यहाँ पे अगर हम काउंटर सर्वेलेंस प्रोग्राम की बात करें, चाहे वो हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा हो, चाहे वो नेवी के द्वारा हो, उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। ना डिप्लोमेटिक एंगल की बात करें, अब कुछ लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्टकमिंग विजिट है ऑफ द चाइनीज स्पाई शिप टू हम्बेनतोता, ये वायलेशन है जो हमने श्रीलंका के साथ जो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987 में साइन करा था, ठीक है। अब इस अकॉर्ड के चलते दोनों देशों को क्या कर रहा था, दोनों देशों को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स को सेंसिटिव मानते हुए जो भी एक्टिविटीज हैं जो कि पर्टिनेंट होगी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स को, जहां पे खास करके यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी की बात आती है, तो वो इंफॉर्मेशन दोनों देशों को शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। कोलंबो यानी कि श्रीलंका ने इस बात को काफी बार एक्नॉलेज करा है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों ही देशों के बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और श्रीलंका इस बात को भी फुली एक्नॉलेज करता है कि कोई भी डिलिबरेट एक्शन, कोई भी जानबूझ के लिया गया एक्शन व्हिच कैन हार्म इंडियन इंटरेस्ट, दैट आल्सो हैज इंप्लीकेशन फॉर श्रीलंका एज वेल, ठीक है। सो श्रीलंका एंड इंडिया दे आल्सो हैव अ ट्रबल्ड पास्ट। श्रीलंका में जो 30 साल से ज्यादा जो सिविल वॉर रही थी बिटवीन द श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेज एंड द LTTE एंड द इंपैक्ट ऑन द तमिलियंस, तो डेफिनेटली इंडिया और श्रीलंका के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी काफी इंटरलिंक्ड है। अब अगर हम स्पेस मिशंस की बात करें, जो यहाँ पे एक लास्ट एंगल इस आर्टिकल में आता है, अब ऐसा माना जाता है कि चाइना का बहुत एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है, जहां पे चाइना ने 2022 में 50 से ज्यादा स्पेस लॉन्चेस को टारगेट करा है। अब अगर मिड अप्रैल की बात करें, इस साल में 2022 में, तो 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट दे हैड रिटर्न टू अर्थ आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड अबाउट 6 मंथ्स ऑन देयर 11-year-old स्पेस स्टेशन। अब जून 2022 में एक और न्यूज आई थी कि एक और स्पेसक्राफ्ट में, दैट स्पेसक्राफ्ट टुक अ टीम ऑफ 3 मोर एस्ट्रोनॉट्स टू अ डॉक, जहां पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है जिसका नाम है त्योंगोंग 3।
अब इस तरह की स्पेस एक्टिविटीज के, अगर इस तरह की स्पेस एक्टिविटी प्रोग्राम्स के टाइम पे जो इस तरह के जो सर्वे या रिसर्च शिप्स हैं, जैसे अगर हम इस शिप की बात करें, वो पोजीशन इस तरीके से करी जाती है फॉर कंट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग एज वेल एज द रेस्क्यू टास्क। तो अब इस तरह के जो टास्क होते हैं वो कहाँ आमतौर पे कैरी आउट किए जाते हैं? वो आमतौर पे कैरी आउट किए जाते हैं अगर मिड पैसिफिक ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में, एंड इवन टू द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नाउ हैविंग सेड ऑल दैट कि वो स्पाई शिप है, सैटेलाइट सर्वेलेंस शिप है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका अभी पर्पस क्या है, कि वहां पे हम्बनतोटा पोर्ट में वो पाई गई है, कि वेदर इट्स टू सर्वेलेंस कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और ऑल द एटॉमिक रिसर्च स्टेशंस विद इन इंडिया, और व्हाट द पर्पस इज, वी डोंट नो दैट। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि दैट वेसल मे बी ऑन सच अ लेजिटिमेट स्पेस, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो वेसल है दिस माइट बी ऑन अ लेजिटिमेट स्पेस रिलेटेड असाइनमेंट एज वेल। तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम डिस्कार्ड कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल, पोलराइज्ड इकोनॉमी की बात यहां पे करी जा रही है। तो यहां पे पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल व्यूज या आइडियोलॉजी की बात यहां पे नहीं आती है। यहां पे एक डिस्टिंक्शन और पोलराइजेशन आता है हमारे स्टार्टअप सेक्टर में और एमएसएमई सेक्टर में। देखिए, अब हम कुछ ही दिनों में अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें जिसके लिए हमको बहुत गर्व होना चाहिए, बहुत प्राउड होना चाहिए। बहुत आगे आ चुके हैं हम 1947 से लेकर आज तक, और इससे आगे ही जाने वाले हैं हम, है ना, जैसे हम अपने 100th इंडिपेंडेंस डे को टारगेट करते हैं। लेकिन बहुत सारी रियलिटीज हैं, ठीक है, और बहुत सारे पैराडॉक्सेस भी हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। दो फैक्ट्स की यहां पे इस आर्टिकल में बात करी गई है। पहला फैक्ट, एक तो है कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द थर्ड, अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, बहुत एक अच्छा फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स को मशरूम करने के लिए। और यहां तक कि दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ 5-6 सालों की बात करें, 105 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो हैं, ठीक है, तो यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं? वो कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन जो होती है $1 बिलियन की होती है। और डेकाकॉन कौन होते हैं? वो कंपनी जिनकी जो वैल्यूएशन होती है वो $10 बिलियन के अराउंड होती है, ठीक है। अब 105 यूनिकॉर्न जो हैं विद द टोटल वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $340 बिलियन, ये सब पिछले 2 सालों में, 2-3 सालों में ये सब हुआ है ना, पैंडेमिक के टाइम हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट किसने करी है? हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे फेवर में है। और मोदी जी भी बार बार बात करते रहते हैं कि जॉब क्रिएटर बनिए, है ना, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनिए। आप कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी शुरू करिए, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, जहां पे आप 10 और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और दे डिजर्व कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, दे डिजर्व ऑल दी अप्लॉड्स। ताकि क्योंकि बिकॉज वाई, बिकॉज ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब इनका थॉट था, इनका सपना था, और इन्होंने सपना पूरा किया, ठीक है। कैपिटल अपने आप अट्रैक्ट करते रहे। तो एक छोटे से आइडिया को कैसे एक बड़ा रूप मिला, कितने सारे छोटे छोटे ऐसे जो आइडियाज थे, कितने बड़े बड़े वो स्टार्टअप्स बन चुके हैं, कितने बड़े वो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए की कंपनीज बन चुके हैं। तो वेरी वेल डन। लेकिन एक और फैक्ट यहां पे आता है, देयर इज अनदर सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, और लगभग 64 मिलियन ऑफ देम, और जो कि बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएशन भी करते हैं हमारे इकोनॉमी में। और मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, मोर देन 85% ऑफ द जॉब्स दे आर इन दिस एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। अब इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल रिस्क उठाए थे अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। लेकिन अनलाइक अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, जो स्टार्टअप्स वाले जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको तो बहुत सक्सेस मिला, लेकिन इनको अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाया। ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, जिनके कारण ये अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ कोर्स द फ्यू ओकेजनल इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट। उसके अलावा इनके पास, एमएसएमईज के पास ज्यादा एम्बिशियस रिसोर्सेज नहीं है। क्या आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया, जो हमारा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है 2015 से। 15 टाइम्स ज्यादा हमको इंक्रीमेंट मिला है टोटल फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स में पिछले 6-7 सालों में। 9 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हमको देखने को मिला है, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो। 7 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज मिला है इन द नंबर ऑफ इनक्यूबेटर्स। अटल इनोवेशन मिशन ने भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। 2016-17 तक अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिकॉर्न वाज बीइंग एडेड एवरी ईयर। लेकिन पिछले 4 सालों में कितने सारे यूनिकॉर्न, अभी आपको मैंने बताया कि पिछले 2 सालों में 104 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हमारे इकोनॉमी में ऐड करे गए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम देर ऑपरेटिंग इन सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स, ठीक है, एडुटेक, फिनटेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ट्रांजिशन अगर हम देखें इकोनॉमी में, तो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम अगर एक स्टार्टअप को लगता है टू बिकम अ यूनिकॉर्न, तो दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 6 months to 26 years। जस्ट इमेजिन कि 6 महीने में आपकी जो कंपनी है वो $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, लाखों करोड़ रुपए की कंपनी बन सकती है विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months। ये बात कभी 1991 से पहले कभी किसी ने सोची थी कि ये चीज पॉसिबल भी होगी? नहीं सोची थी। और नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग मोर टुवर्ड्स द एज ऑफ डेकाकॉन्स, यानी कि $10 बिलियन कंपनी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 4 डेकाकॉन्स है, फ्लिपकार्ट है, बाइजूस है, नाइका है और स्विगी है। चलो, ऑन दी अदर हैंड अगर एमएसएमईज की बात करें, तो वो दे कंट्रीब्यूट क्लोज टू 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी। और वो एम्प्लॉय कितने करते हैं? वो एम्प्लॉय करते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को,
ठीक है, एंड दे कंट्रीब्यूट अबाउट 45% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 40% ऑफ द एक्सपोर्ट्स विच हैपन फ्रॉम इंडिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। लेकिन अभी उनके पास लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ कैपिटल है, उनका जो लिंकेज है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के साथ अभी इतना अच्छा नहीं बना है। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, हमने फिर भी आत्मनिर्भर जो भारत पैकेज निकाला था 2020 में, जहां पे 20,000 लाख करोड़ की जो बात करी गई थी, उसके चलते भी लेकिन एडिक्वेट फंडिंग एमएसएमईज को नहीं मिल पाई है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ एमएसएमईज ऑफन रिक्वायर, बेग योर पार्डन, मैंने 20 लाख करोड़ कह रहा था, 20,000 लाख करोड़ कह दिया, 20 लाख करोड़ की जो पैकेज निकाला था आत्मनिर्भर भारत के चलते। अ लार्ज नंबर ऑफ एमएसएमईज दे ऑफन रिक्वायर रेगुलर सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ताकि वो अपने जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट कर सकें। अब उनके जो लोन्स की रिक्वायरमेंट है, नो दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 50,000, दैट कैन बी 10,000 ऑल्सो, दैट माइक्रो एंटरप्राइजेस भी आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, जहां पे 2 या 3 लोग ही काम कर रहे हो। अब लोन रिक्वायरमेंट 10,000 की भी हो सकती है, 20,000 की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है। अब हर किसी को करोड़ों में तो लोन्स नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब अगेन, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हमारा जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है ना, वो कितनी नीड्स पूरी कर सकता है एमएसएमई सेक्टर की? कैन सप्लाई ओनली अराउंड अबाउट 11 लाख करोड़ ऑफ द क्रेडिट लिमिट ऑफ एमएसएमईज नीड। अब ये बहुत कम है, दिस इज लेस देन 1/3 ऑफ द डिमांड ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, यानी कि एमएसएमई सेक्टर की जो डिमांड है वो 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज को प्रॉफिटेबल करना या क्रेडिट वर्दी करना, अगर उनकी क्रेडिट नीड्स मीट नहीं हो पा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एमएसएमई, यानी कि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो चलो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर तो एम्फोसिस हो रहा है, लेकिन माइक्रो एंटरप्राइजेस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत जरूरी है कि इस इशू को एड्रेस करा जाए। अब कंसर्न्स की बात करते हैं तो आउट ऑफ द 64 मिलियन रजिस्टर्ड यूनिट्स, देयर आर जस्ट अबाउट 1000 मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। बाकी सारे क्या हैं? तो चलो 1000 मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, बाकी सारे क्या हैं? बाकी स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, अब ये जो मीडियम साइज यूनिट्स हैं, दे आर ऑल इन नोवेयर लैंड एज दे बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर स्पेशल स्कीम्स। मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज आर माइक्रो, जिनके पास एसेट्स बहुत कम है, और 90% ज्यादा जो है वो आउटसाइड फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, यानी कि वो दे आर अनएबल टू एक्सेस फंड्स और अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी कहां से होगा? अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, तो और लोगों को कैसे हायर कर पाएंगे? बिकॉज जिस कंपनी में, जिस फर्म में 10 से कम लोग काम करते हैं, उसको इनफॉर्मल सेटअप ही माना जाता है। ठीक है, अगर उनको फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में आना है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। प्रॉफिटेबिलिटी होगी, 4 पैसे होंगे, तभी जाके वो और लोगों को हायर कर पाएंगे, एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो यहां पे एग्जांपल दिया गया तिरुपुर का। तिरुपुर क्या है? तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, भारत का लार्जेस्ट टेक्सटाइल क्लस्टर है। अब यहां पे रिपोर्ट बताई जाती है कि यहां पे मोर देन 70% ऑफ द यूनिट्स इन तिरुपुर ये माइक्रो एंटरप्राइजेस है। ठीक है, यानी कि यहां पे 10 से कम एम्प्लॉयज काम करते हैं, 70% ऑफ द यूनिट्स इन तिरुपुर में। अगर इसको कंपेयर करें बांग्लादेश के लार्जेस्ट टेक्सटाइल क्लस्टर में, जो कि नारायणगंज है, वहां पे केवल 20% यूनिट्स जो है वो आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस में आती हैं, और जो 80% है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में नहीं आती, वो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में आती है। अब उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेगेसी चैलेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, हम विदेशी धन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम एमएसएमईज की बात करें वो कितना आसान हो रहा है। ठीक है, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, तो वो बहुत लंबा टाइम अभी भी लग रहा है। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रजिस्टरिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, चलो अब कहां किसी जमाने में 4 महीने से ज्यादा लगते थे, अब 1 महीने से कम में हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एमएसएमईज स्टिल हैव टू वेट फॉर क्लियरेंसेस ऑफ मोर देन 12 प्रोसीजर्स, ताकि वो एक बिजनेस शुरू कर सके ना सिटी लाइक मुंबई में बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करें तो दोस्तों एमएसएमईज के काफी लेगेसी इश्यूज यहां पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स है, रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इनएडिक्वेट और अनटाइमली क्रेडिट की बात आ जाती है, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा लिंकेज नहीं है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के साथ। ठीक है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है एमएसएमईज के बाद वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है, और नेग्लिजिबल मार्केट है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं, और इसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे जो अंत में कंक्लूजन दिया गया वो ये है कि पॉलिसी मेकर्स को इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो इकॉनमी है ना, उसके लिए दोनों ही सेगमेंट्स का स्ट्रांग होना, स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। तो वी नीड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फॉर्मल सेक्टर, वी नीड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप इकोसिस्टम, बट एट द सेम टाइम जो स्ट्रगलिंग अदर सेक्टर यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इस बात को ना भूलें कि एमएसएमई सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉइंग मोर देन 85% ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी एंड गिविंग दीज जॉब्स। सो दोस्तों, ये हमारे आज के 3 इश्यूज थे। जाने से पहले जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो इसी आर्टिकल से पर्टिनेंट है। व्हाइल मेनी स्टार्टअप्स हैव ब्लॉसम्ड इन द लास्ट 5 years, MSMEs seem to have been deprived of the seeds of progress। आपने इसको क्रिटिकली वैल्यूएट करना है 250 शब्दों में।
सो दोस्तों ये हमारे आज के 3 इश्यूज थे और ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।